हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए कक्षा 11 की पाठ पुस्तक समाज का बोध। देखिए, हमारा यहाँ पर अध्याय पहला चल रहा था, समाज में सामाजिक संरचना, स्तरीकरण और सामाजिक प्रक्रियाएं हम पढ़ रहे थे। आज हम यहाँ पर इसका जो है पार्ट 2 कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। हमने पिछले अध्याय में, आपने देखा होगा, हमने पिछले अध्याय में सामाजिक संरचना के बारे में, समाज में मौजूद स्तरीकरण के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सामाजिक कुछ प्रक्रियाएं हैं कि जो हमारे मानव समाज को प्रभावित करती हैं, मानव के व्यवहार को प्रभावित करती हैं, उनको देखेंगे। तो यहाँ पर एक सहयोग और दूसरा है श्रम विभाजन। अब देखते हैं सहयोग की भावना कैसे आती है। यहाँ पर तमाम लोगों का मानना ये है कि सहयोग के बिना मानव का अस्तित्व कठिन हो जाएगा। मनुष्य बिना सहयोग के रह ही नहीं सकता है। कई लोग यहाँ पर जानवरों के एग्जाम्पल भी देते हैं। लोग जानवरों की प्रेरणा देते हैं, जैसे चींटियां जो है मिलजुल कर काम करती हैं, मधुमक्खियां जो है मिलजुल कर काम करती हैं, स्तनपायी पशु जो है कहीं ना कहीं मिलजुल कर काम करते हैं। तो कई बार क्या है, तमाम लोग जो तर्क देते हैं तो वहाँ पर जानवरों के बारे में बताते हैं कि जानवर भी सहयोग के साथ काम कर रहे हैं, तो मनुष्य को भी सहयोग करना चाहिए, सहयोग के साथ काम करना चाहिए। लेकिन जब हम समाजशास्त्र के दायरे से इसका अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर इसका जो है विश्लेषण तो जो है वो डीपली करना पड़ेगा। विश्लेषण हमें जो है दोनों एंगल से करना पड़ेगा, यानी प्रकार्यवाद से भी करना पड़ेगा और संघर्षवाद से भी करना पड़ेगा। और यहाँ पर वही दो व्यक्तियों के नाम, जिनके नाम बार बार आप सुनेंगे, दुर्खाइम और कार्ल मार्क्स, तो इन लोगों का क्या मानना है वो भी हम यहाँ देखेंगे। अधिकतर समय जो समाजशास्त्र है वो ये मान्यता बिल्कुल नहीं मानता और इस मान्यता से बिल्कुल सहमत नहीं होता कि मनुष्य का स्वभाव जो है घिनौना और क्रूर होता है। देखिए, कई बार क्या होता है, लोग जब पशुओं के बारे में, पशुओं की प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं तो एकदम उन्हें जंगली दिखाते हैं। जंगली का मतलब क्या है कि उनमें ना तो आचार व्यवहार कुछ भी नहीं होता है, आचार विचार नहीं होते हैं, कोई भी उनके अंदर नैतिकता नहीं होती है। कहीं ना कहीं जंगली, उनका मतलब जानवरों का उद्देश्य क्या होता है? जानवरों का उद्देश्य केवल यही होता है कि अपनी क्षुधा पूर्ति करनी है, यानी कि अपना पेट भरना है केवल। तो यहाँ पर ये लोग जो हैं, समाजशास्त्री हैं, वो ये बात कहते हैं कि मनुष्य ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है कहीं ना कहीं आदिम स्वभाव से आगे निकल आया है। यानी आदिम स्वभाव में जो था वो अलग बात थी, लेकिन आदिम स्वभाव से आज मनुष्य जो है काफी आगे निकल आया है। तो यहाँ पर ये जो बात है घिनौना है, क्रूर है, ये यहाँ पर लागू नहीं होती है। अब एमिल दुर्खाइम ने इस दृष्टिकोण में क्या कहा है वो भी देखते हैं। एमिल दुर्खाइम ने यहाँ पर दृष्टिकोण में कहा है कि आदिम मानव जाति की एकमात्र उत्तेजना यही थी कि उनकी भूख और प्यास की हमेशा पूरी संतुष्टि हो। और इसके विपक्ष में इन्होंने तमाम तर्क भी दिए हैं, यानी कि जो तमाम लोग जो कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव घिनौना, क्रूर है या पशुओं के समान है, तो यहाँ पे एमिल दुर्खाइम ने इसके संदर्भ में तर्क भी प्रस्तुत किए हैं। यहाँ पर तर्क में इन्होंने लिखा है यहाँ पर कि ऐसे विचारकों ने नैतिक जीवन के आवश्यक अवयवों को नजरअंदाज कर दिया। यानी कि हमें नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उन लोगों को बोल रहे हैं जिन्होंने मनुष्य की तुलना घिनौने और क्रूर से की है या पशुओं से की है। यानी कि यहाँ पर ये बार बार कहते हैं कि भाई, यहाँ पर आज के समय में अगर आप निकल कर आएंगे, जब मनुष्य का अस्तित्व स्टार्ट हुआ, उसके बाद धीरे धीरे क्रमिक रूप से इसने अपना विकास किया है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पार्श्विक क्रिया है, तो पार्श्विक क्रिया को उसने संयमित या शून्य कर दिया है अपने व्यवहार के उपरांत। पार्श्विक का मतलब क्या? पशुओं की तरह जो हमारा व्यवहार था, कहीं ना कहीं हमने उसमें परिवर्तन लाए हैं। यहाँ पर हमें समाज में आप देखेंगे परार्थवाद, यानी कि हम परोपकारिता जिसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि हम दूसरों की मदद, निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना, परार्थवाद कहा जाता है इसे। तो यहाँ पर हम कहीं भी समाज है तो वहाँ पर हमें परार्थवाद देखने को मिलता है, यानी कि परोपकारिता या हम दूसरों की जो मदद करते हैं तो वो देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ हमें एकता विद्यमान मिलती है। तो ऐसे करके यहाँ पर इन्होंने एमिल दुर्खाइम ने अपना तर्क प्रस्तुत किया है। एक मोटी भाषा में कह दिया जाए तो एमिल दुर्खाइम इस कथन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि मानव एकदम आदिम प्रवृत्ति का है या जंगली है। उनका मानना यही है कि भाई, मानव जैसे जैसे आगे बढ़ा है, जैसे जैसे उसने अपना विकास किया है, उसके नैतिक संबंध जो है, मानवीय संबंध, वो भी मजबूत हुए हैं। कहीं ना कहीं उसमें एकता आई है और अपने आप को उसने संयमित किया है। तो ये इन्होंने दर्शाने का प्रयास किया है। यहाँ पर दुर्खाइम ने, जैसा कि परिभाषा में भी देखा, दुर्खाइम के लिए एकता समाज का नैतिक बल है और यह सहयोग और इस तरह के समाज के प्रकारों को समझने के लिए इनका बुनियादी अवयव भी है। यानी कि इन्होंने ये माना है कि समाज में जितनी एकता मौजूद होगी उतना ही ज़्यादा सहयोग की भावना भी यहाँ पे बढ़ेगी। यानी हम यहाँ पर सहयोग को समझने के लिए, सहयोग को आगे ले जाने के लिए हमें एकता की भावना यहाँ पर चाहिए। और श्रम विभाजन की भूमिका में अगर हम देखें तो श्रम विभाजन की भूमिका में भी इनका मानना यही है कि यहाँ पर सहयोग निहित है।
क्योंकि बिना श्रम विभाजन के समाज की जो संरचना है वो कार्य नहीं कर सकती है। यानी कोई ना कोई मनुष्य जो है, मनुष्य का धर्म ही यही है कर्म करना। यानी आप लोग जानते होंगे कि तू कर्म कर, फल की चिंता ना कर, भगवत गीता में भी कहा गया है। तो ये एम एल दुर्कheim का अगर शब्द वहां उस लाइन से जोड़े हैं तो कर्म तो आप करते ही हैं, चाहे कोई सा कर्म करें। तो श्रम विभाजन में क्या है, आप अपने अपनी योग्यता के अनुसार आप अपना पेशा चूज कर लेते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पर वही सब चीज बताई गई। श्रम विभाजन जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, ये यथार्थ रूप से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी वास्तव में श्रम विभाजन को जो संघर्षवादी एक जो नेगेटिव दृष्टिकोण से पेश करते हैं, तो ये कहते हैं श्रम विभाजन जो है वास्तव में श्रम विभाजन होना चाहिए, क्योंकि श्रम विभाजन नहीं होगा तो समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होगी। अब जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए समाज में सभी लोग इंजीनियर हो जाएं, यानी समाज में सभी लोग डॉक्टर हो जाएं। यहाँ पर डॉक्टरों के अलावा कोई कुछ होना ही नहीं चाहे, तो फिर नर्स का कार्य कौन करेगा, सफाई कर्मचारी एक हॉस्पिटल में तो उसका कार्य कौन करेगा। ये तमाम जो रोल हैं वो फिर कौन करेंगे काम, कोई तो करने वाला चाहिए वहां पर। एक यानी कि अपने मन में एक आप सोच के देखिए, बात पॉसिबल नहीं है कि सभी लोग एक लेवल के हो जाएं, पॉसिबल ही नहीं है, समाज की व्यवस्था पूरी रुक जाएगी। तो यहाँ पर वही बात ये बार बार दोहरा रहे हैं कि श्रम विभाजन एक ही समय में प्रकृति का नियम भी है और वहीं दूसरी ओर मनुष्य व्यवहार का नैतिक नियम भी है। श्रम करना, कार्य करना, श्रम साध्य बनना, ये मनुष्य का नैतिक नियम भी है। यानी हम आए हैं तो कर्म तो करेंगे ही करेंगे, कुछ भी करें हम कर्म जरूर करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर इन्होंने बार बार इस बात पर बल दिया है। दुर्कheim ने यहाँ पर यांत्रिक और सावयवी का मतलब ये है ऑर्गेनिक, इसमें जो उन्होंने जो है यहाँ पर अंतर स्पष्ट किया है। दुर्कheim ने जो है यांत्रिक वाली जो आपकी विशेषता है, मैकेनिकल जो है एकता है, और आपकी जो ऑर्गेनिक जो सॉलिडेरिटी है तो इसके बारे में बताया है। यानी सावयवी एकता के बारे में, ऑर्गेनिक जो एकता है इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट किया है। दुर्कheim का मानना ये है कि जो मैकेनिकल जो आपकी जो है यांत्रिक एकता जो है ये औद्योगिक समाजों में आपको देखने को मिलती है, खास करके औद्योगिक में बोल गया, पूर्व औद्योगिक, यानी औद्योगिक अर्थ से पहले के जो समाज थे वो यांत्रिक समाज थे। यांत्रिक का मतलब क्या है, यानी कि लगभग वहां पर समाजों में एक रूपता थी, अधिकांश सदस्य जो थे एक प्रकार से ही जीवन व्यतीत करते थे, एक ही पेशा अपनाते थे। तो वहां पर ये समाज कहीं ना कहीं यांत्रिक रूप से समान थे। देखिए यांत्रिक का अर्थ जो है आप आज के संदर्भ में मत जोड़ लेना, यांत्रिक का अर्थ यहाँ पर पूर्व औद्योगिक समाज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो नोट करके लिख लेना। दुर्कheim ने जो है यांत्रिक और जो सावयवी एकता है इसमें अंतर स्पष्ट किया है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है कि यांत्रिक एकता वास्तव में क्या थी, यांत्रिक एकता संहति का एक रूप है और ये बुनियादी रूप से एक रूपता, यानी कि सभी लोग, सभी समाज पूरा एक जैसा हो। मान लीजिए कोई कृषक समाज है तो पूरा कृषक समाज ही होना चाहिए। तो ये एक रूपता पर बल देते हैं। देखिए आपने देखा होगा पुराने समाजों में जब एक रूपता वाला समाज था तो वहां पर मुद्रा विनिमय नहीं चलता था, वस्तु विनिमय चलता था। और आपको और भी एग्जाम्पल जैसे मैं देता हूं, अगर आप आज भी ग्रामीण परिवेश में कहीं कहीं जाएं तो कहीं कहीं मजदूरी नहीं लेते हैं लोग निस्वार्थ भाव से लोगों के काम कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा छप्पर वगैरह जो डाले जाते हैं, देखिए अपनी स्थानीय भाषा में छप्पर को क्या क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। मेरे यहाँ जो पश्चिमी यूपी में जो भाषा प्रचलित है वहाँ छप्पर ही बोलते हैं उसे। जैसे एक बच्ची ने प्रश्न किया था एक बार कि सर ये क्या होता है, तो भाई हमारे यहाँ तो यही बोला जाता है, अब आपके यहाँ क्या क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि तमाम बार ऐसे कई काम होते हैं ग्रामीण परिवेश में जहाँ पर लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद कर देते हैं। यानी कि वो पैसे नहीं लेते हैं, उसके बदले में वो ये अपेक्षा करते हैं कि आज हम इसके यहाँ मदद करा रहे हैं और कल हमारे यहाँ का जरूरत पड़ेगी तो सामने वाला हमारे यहाँ मदद कर जाएगा। इस तरह से यहाँ पर मदद कराते हैं। तो यहाँ पर हमें वही चीजें देखने को मिलती हैं पूर्व औद्योगिक समाज में। यहाँ पर बुनियादी रूप से एक रूपता पर आधारित हैं और लगभग यहाँ के सभी सदस्य जो हैं एक जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जो विशिष्टता या फिर श्रम विभाजन को हमेशा आयु और लिंग से जोड़ा जाता है। यानी कि यहाँ की विशेषता हमें यहाँ पर हमें जो श्रम विभाजन इस समाज में जो यांत्रिक समाज है यानी कि जो कि पूर्व औद्योगिक समाजों की निशानी है, यहाँ पर श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है वो आयु के आधार पर। आयु के आधार पर मतलब क्या है, कोई व्यक्ति मान लीजिए 30 साल से ऊपर का है तो 30 साल से ऊपर सभी व्यक्ति एक जैसे श्रम अपनाएंगे, 30 से नीचे वाले हैं वो एक जैसे श्रम अपनाएंगे। वहीं जो लिंग है, यानी लिंग से मतलब क्या है, महिलाएं क्या करेंगी, घर का काम करेंगी, पुरुष क्या है, बाहर का काम देखेंगे, आर्थिक कार्य देखेंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि इस तरह के जो समाज हैं, जो यांत्रिक समाज बोले गए हैं पूर्व औद्योगिक वाले, तो यहाँ पर हमें श्रम विभाजन हमेशा आयु और लिंग से जुड़ा हुआ देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही सब चीजें हैं यांत्रिक समाज के बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ के सदस्य जो होते हैं अपनी मान्यताओं से, संवेदनाओं से, अंतर विवेक से और चेतना से जुड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक क्लोज इंटरेक्शन देखने को मिलता है, यानी क्लोज अंत्यक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही ज्यादा पास की अंत्यक्रिया देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की मान्यताएं, विश्वास, संवेदनाएं ये सब जुड़ी होती हैं।
इन समाजों में, यानी यांत्रिक एकता वाली स्थिति में। तो यहाँ पर यांत्रिक एकता तो हमने देख ली। अब अगली यहाँ पर सब हेडिंग है सावयवी एकता, यानी कि ऑर्गेनिक वाली जो हमारी एकता है वो हम देखेंगे। अब यहाँ पर ऑर्गेनिक वाली जो एकता हमें देखने को मिलती है ये वास्तव में श्रम विभाजन पर आधारित है पूरी तरह से। ये एकता पर आधारित नहीं है बल्कि ये श्रम विभाजन पर आधारित है। यहाँ पर आप देखेंगे इस श्रम विभाजन पर आधारित होने की वजह से यहाँ पर आप देखेंगे कैसे एक समाज जो है वो दूसरे समाज पर यहाँ पर निर्भर है, वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो ये वाली जो एकता है सावयवी वाली है, ये आपकी जो मॉडर्न कल्चर है यानी कि आपका औद्योगिकृत जो समाज है इसकी विशेषता आप देखेंगे। यानी यहाँ पर आप देखेंगे हर विशिष्टता वाला व्यक्ति किसी न किसी दूसरे विशिष्टता वाले व्यक्ति पर निर्भर है, उसके बिना वो एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर बताया गया कि एक परिवार अपने जैसा काम करने वालों की थोड़ी या बगैर किसी मदद के जीवित रह सकता है, लेकिन वहीं कपड़ा उद्योग या कार उद्योग में लगा हुआ व्यापारी विशिष्ट कर्मचारियों के बिना जीवित नहीं रह सकता। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन जो ठप्प पड़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर विशिष्ट यानी स्पेशलाइजेशन वाले जो कर्मचारी हैं, अपने अपने फील्ड के मास्टर कर्मचारी यहाँ पर नहीं होंगे या सहयोग नहीं करेंगे तो पूरा प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर विशिष्टता पर फोकस किया जा रहा है। यहाँ पर बार बार एक ही बात कही जा रही है, विशिष्टता। श्रम विभाजन यहाँ पर जो हो रहा है वो विशिष्टता पर हो रहा है, और विशिष्टता में भी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है सहनिर्भरता। यानी कि यहाँ पर हम एक दूसरे पर डिपेंड हैं, उनके बिना यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जबकि ऊपर वाला जो समाज है, यानी ऊपर वाला आपने जो यांत्रिक एकता वाला समाज देखा है, वहां पर हम डिपेंड नहीं है, वहां पर हमारा नैसर्गिक रूप से आप देख सकते हैं संवेदनाओं के आधार पर, अंतर विवेक के आधार पर, चेतना के आधार पर हम वहां पर जुड़े हुए हैं। तो हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो आपने यांत्रिक और सावयवी एकता है इसमें आपने देख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एमिल दुर्खाइम के अकॉर्डिंग हो गया। अब पहला पॉइंट ये मान लीजिए ये वाला। अब अगला जो है आपका कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है। कार्ल मार्क्स ने भी यहाँ पर देखा जाए, इन्होंने भी यहाँ पर मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में अंतर स्पष्ट किया है। यहाँ पर लगातार जो दुर्खाइम जो है वो परार्थवाद का मतलब है कि भाई परोपकारिता वाला जो सिद्धांत है उस पर बल देते हैं और एकता पर बल देते हैं। वहीं ये जो आपके जो हैं यानी कि जो कार्ल मार्क्स हैं ये चेतना पर बल देते हैं। यानी कि ये लगातार किस पर बल देते हैं, आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना, जिसके जरिए हम विचार कर सकते हैं, विमर्श कर सकते हैं, सोच विचार कर कोई काम कर सकते हैं, उस पर बल देते हैं। तो यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट आप लिख लेना कि कार्ल मार्क्स की यहाँ पर लिख लेना कि दुर्खाइम परार्थवाद तथा एकता को मानव दुनिया का विशिष्ट लक्षण मानते हैं, वहीं मार्क्स जो है चेतना पर बल देते हैं यानी कॉन्शियसनेस पर बल देते हैं। ठीक है, यानी अभी ये कार्ल मार्क्स के विचार हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि भाई मनुष्यों और पशुओं में चेतना का अंतर है, इसी वजह से धर्म या अन्य किसी वस्तु के आधार पर आप देख सकते हैं मनुष्य का जो विभाजन हुआ है, मनुष्य जो अपनी आजीविका में लगा हुआ है, आजीविका में लगने के उपरांत मनुष्य जो है खुद को पशुओं से भिन्न समझता है, कहीं ना कहीं भौतिक संसाधनों का अर्जन भी करता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जानी है चेतना की, क्योंकि पशुओं में चेतना नहीं है। भाई पशुओं में चेतना इतनी ज़्यादा नहीं है, तभी तो वो अपने संसाधनों का, अपने इर्द गिर्द के जो पर्यावरण है उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। उनके अंदर चेतना होती तो कहीं ना कहीं वो भी अपना विकास करते, आगे बढ़ जाते। उनके अंदर चेतना नहीं है, उनका तो केवल एक ही एक काम है, क्या है, खाना है। उन्हें केवल खाना, अपने खाने की पूर्ति करनी है उन्हें। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो कार्ल मार्क्स के विचार हम देखते हैं। यहाँ पर इनका मानना यह है कि लगातार कि मनुष्य केवल सहयोग के लिए समायोजन और सामंजस्य नहीं करते हैं, बल्कि इस प्रक्रिया में समाज को बदलते भी हैं। यानी कि जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं, उनका विचार यही है कि हम समायोजन नहीं करते हैं चीज़ों से, हम कई बार क्या होते हैं, जो समाज है उस समाज को भी बदलते हैं। यानी हम अपनी जो सहयोग वाली भावना में हमारे यहाँ समाज में भी यहाँ असर पड़ता है। एग्जाम्पल बताया गया है, आप देखेंगे कि सदियों से पुरुष और महिलाओं ने प्राकृतिक बाध्यताओं में अपने आप को समायोजित किया था। यानी आपने प्राकृतिक बाध्यताओं का मतलब क्या है कि समाज में प्रचलित रीति रिवाजों, मूल्यों के अकॉर्डिंग ये सदियों से चले आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी आविष्कार हुए हैं, यानी कि मनुष्य जीवन को ही नहीं बदल दिया है बल्कि समय के साथ प्रकृति को भी यहाँ पर बदल दिया है। तकनीकी आविष्कार का मतलब क्या है, आपने देखा होगा पहले के समय में, जैसे आप सब लोग जानते होंगे, पहले के समय में घर में चक्की लगती थी, घर में चक्की होती थी। माताएं बहनें जो हमारी हैं वो मॉर्निंग में यानी सुबह 4 बजे सूरज निकलने से पहले उठ जाती थी और खुद घर में जो है गेहूं को पीसकर आटा बनाती थी। आपको पता होगा, आप लोगों ने, आपके घर में होगी भी, मेरे यहाँ भी थी, मेरे यहाँ भी अभी भी है।
तो आपको पता होगा। लेकिन जैसे जैसे आप देखेंगे अब चक्की जो आ गई हैं, ये बिजली से चलने वाली या फिर डीजल इंजन से चलने वाली, एकदम ये रिवाज बदल दी, एकदम ये रिवाज बिल्कुल चेंज कर दी यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पर देखेंगे जो सहयोग, यानी कि महिलाएं जो घर में एक तरह से सहयोग कर रही थी, यानी एम.एल. दुर्कheim के शब्दों में अगर कहें देखें तो महिलाएं जो सहयोग कर रही थी घर में, घर की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, घर के लोगों को भोजन मिलता रहे उसके लिए सहयोग कर रही थी। अब वो सहयोग की भावना यहाँ पर तकनीकी आविष्कार की वजह से बदल गई और कहीं ना कहीं महिलाओं का जीवन भी यहाँ पर बदल गया। अब ऑब्वियस सी बात है, बदल गया। अब जैसे पुराने ज़माने की जो औरतें वगैरह हैं, अगर आप उनसे पूछें, लेडीज से पूछें, तो बताएंगी वो कि पहले के समय में एक नेचुरल बात थी, घर घर में चक्की चलाना एक नेचुरल बात थी। लेकिन आज के समय की औरतों से आप कहते हैं कि घर में आप खुद का गेहूं पीस कर आटा बना लो, कोई नहीं करेगा। कौन इतना जटिल वर्क करेगा, कौन इतना मेहनत का काम करेगा, नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तकनीकी आविष्कार जो हुए इन्होंने मनुष्य के जीवन को ही नहीं बदला है, बल्कि समय के साथ प्रकृति को भी बदल दिया है। प्रकृति भी बदल गई, बिल्कुल उनका नेचर चेंज हो गया है। ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आप यहाँ पर ये भी देखेंगे यहाँ पर कि पिछली पुस्तक जो आपने समाजशास्त्र का परिचय देखी थी, यहाँ पर आपने एक अध्याय देखा था कि किस प्रकार जो भारतीय हैं, भारतीयों पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अनुभवों का असर पड़ा। यानी कि हमने ब्रिटिश साम्राज्य के साथ समायोजन किया, सामंजस्य किया, उनकी जो भाषा है इंग्लिश भी सीखी और इंग्लिश सीखने के उपरांत हमारे यहाँ एक नई शैली का उद्भव हुआ, यानी इंग्लिश के नाम से एक प्रक्रिया उद्भव हुआ, ठीक है, जो कि आज भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होता है, मनुष्य लगातार अपनी समाज के साथ, अपने परिस्थितियों के साथ सामंजस्य करता रहता है, समायोजन करता रहता है और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बदलता रहता है, समाज को भी बदलता है। ये आपने एक एग्जाम्पल से यहाँ पर एक समझा है, यहाँ पर आपने एक एग्जाम्पल देखकर यहाँ पर एक समझा है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मार्क्स और दुर्कheim, यानी कि अगर हम दोनों के विचार करें, यानी दुर्कheim ने प्रकारवादी संदर्भ में मार्क्स के संघर्ष के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर बल दिया है लगातार। यानी दुर्कheim का मानना यह सहयोग इन्होंने पॉजिटिव वे में लिया है। यानी कि समझने वाली बात यह, दुर्कheim जो है सहयोग को पॉजिटिव वे में देखते हैं हमेशा, लेकिन संघर्षवादी होने के नाते मार्क्स जो है सहयोग को हमेशा पॉजिटिव वे में नहीं देखते हैं। ये मानते हैं कई बार क्या है, सहयोग के रूप में आप बाध्यताओं को थोप रहे हैं लोगों पर। यानी ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी पुरानी वाली लेडीज हैं उन्हें घर पर जाके शादी विवाह के बाद किसी घर में जाके चक्की चलाना पड़ता हो, हाथ से चलाना पड़ता हो, तो ये उनकी बाध्यता थी, सहयोग नहीं था। सहयोग के नाम पर उनसे आप जबरन ये काम करवा रहे थे। अच्छा, चक्की का काम है, चक्की तो पुरुष भी तो चला सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि महिलाओं को अलग से पावर मिली होगी कि आप चक्की चला लेंगे, पुरुष भी तो चला सकते हैं, लेकिन पुरुष नहीं करते थे काम एक सामाजिक दायरे में। सोचने वाली बात है। देखिए, आपसे मैंने पहले भी बोला है, अपने इर्द गिर्द का समाज जो है आप जितने अच्छे से, जितनी बारीकी से अध्ययन कर लेंगे, उतना ही अच्छा आपको सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा। आप लिखने से ज़्यादा यहाँ पर अपनी समझ को विकसित कीजिए कि हम कैसे चीज़ों को कोरिलेट करें, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर मार्क्स के विचार आप देखें तो मार्क्स के अनुसार ऐसे समाज में जहाँ वर्ग विद्यमान है वहाँ सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता है। यानी मार्क्स ने साफ साफ बात ये कह दी है कि जहाँ पर वर्ग जो विद्यमान है, आप विभिन्न वर्गों को देख रहे होंगे, तो यहाँ पर जो सहयोग की भावना है, एम.एल. दुर्कheim कहते हैं सहयोग होना चाहिए क्योंकि सहयोग से एकता कायम होती है। एम.एल. दुर्कheim ऐसा मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, सहयोग स्वैच्छिक नहीं होता है। सहयोग बिल्कुल स्वैच्छिक यहाँ पर नहीं हो सकता। इनका तर्क यहाँ पर ये है कि जो सामाजिक शक्ति है, यानी कि जो बहुस्तरीय उत्पादक शक्तियाँ हैं जिनका उद्भव जो है विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग या श्रम विभाजन के द्वारा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सहयोग की भावना है स्वैच्छिक ना होकर यहाँ पर ये स्वाभाविक हो जाती है। यानी कि यहाँ पर आपको करना ही पड़ जाता है, ये स्वैच्छिक नहीं है। आपको क्या है, आपको ऊपर से ये प्रेशर डाल दिया जाता है जो आपकी सामाजिक शक्ति के अकॉर्डिंग। सामाजिक शक्ति का मतलब क्या है, कुछ सामाजिक लोग भी हैं या फिर जो आपकी बहुत्पादक स्तरीय शक्तियाँ, यानी कि प्रोडक्शन के क्षेत्र में अगर हम देखें, प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कहीं किसी इकाई में उत्पादन हो रहा है तो वहाँ पर हम देखें, जैसे एक फैक्ट्री की बात कर लें, ठीक है, फैक्ट्री में क्या है, फैक्ट्री में वहाँ का जो सिस्टम है फैक्ट्री का, वो डिसाइड करेगा कि फलाना आदमी क्या काम करेगा, मजदूर क्या काम करेगा, सुपरवाइजर क्या काम करेगा, उसके ऊपर का जो कर्मचारी वो क्या काम करेगा, या मजदूर तय नहीं करेगा और वो उसी अकॉर्डिंग प्रोडक्शन में लग जाएगा। तो ये मार्क्स का विचार है। यानी कि यहाँ पर मनुष्य की नहीं चल रही है, मनुष्य की स्वेच्छा नहीं चल रही है, उसका सहयोग नहीं है। ये एक तरह से उसे जो है मजबूरी में, यानी स्वैच्छिक नहीं है, सहयोग स्वैच्छिक रूप से नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसे करना ही पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर वही बात इन्होंने बार बार दोहराई है कि यहाँ पर ये स्वयं की सम्मिलित ताकत का परिणाम ना होकर एक अनजान ताकत का परिणाम है। जो आप सहयोग कर रहे हैं आप फैक्ट्री में, वो आप किसी सम्मिलित ताकत का परिणाम नहीं है, बल्कि आप अनजान ताकत, यानी आपको पैसा चाहिए, आपको जीवन यापन करना है, आपको जीवन यापन करना है, जॉब करनी पड़ेगी, तो आप जो है काम वो करने को तैयार हैं। तो मार्क्स ने इसके लिए एक शब्द दिया है जिसका नाम है अलगाववाद। अलगाव का मतलब क्या है कि आपको पता ही नहीं है अलगाव में क्या है। अलगाव शब्द का प्रयोग श्रम की
मूर्त अंतर वस्तु या श्रम के उत्पाद पर मजदूरों के नियंत्रण में कमी के संदर्भ में किया गया है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि श्रम में जो भी उत्पादन हो रहा है उसमें मजदूरों का कोई हाथ नहीं है। मजदूर काम तो कर रहे हैं लेकिन उनका इस पर नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण का मतलब क्या है, मजदूर अपनी मर्जी मनमर्जी वहाँ बिल्कुल नहीं चला सकता है। यानी कि मजदूर जो है वो सामने वाले के अकॉर्डिंग, यानी वहाँ की जो व्यवस्था है, मालिक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है काम कर रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर फिर से दिया गया है। यहाँ बताया गया है कि भाई एक जो बुनकर है, एक बुनकर है या कुम्हार है या लोहार है, ये अपनी सृजनात्मकता दिखा सकते हैं, लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर क्या है, उसका वही नियमित रेगुलर रूप से एक स्वाभाविक रूटीन बन गया है कि हमें यही काम करना है। मशीन की जो है मॉनिटरिंग करनी है, मशीन में ये बटन दबाना है, ये लीवर खींचना है, यही काम करना है। वो वहाँ पर अपनी जो है सृजनात्मकता नहीं दिखाएगा। वहाँ पर क्या है, एक तरह से वो कहीं ना कहीं एक मशीन के रूप में परिणत हो गया है। अब उसके विचार जो है कहीं ना कहीं स्वाभाविक नियंत्रण से निकलकर, फिर से मैं बोल रहा हूँ, वो अपना स्वाभाविक नियंत्रण से निकलकर यहाँ पर क्या वो अपने एकदम अब दूसरों के अधीन पहुँच गया है। यहाँ पर वही चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मजदूरों का उनका जो है नियंत्रण नहीं है, यानी वे अपने श्रम के उत्पादन स्तर पर भी उनका नियंत्रण नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, यानी कि ये कहीं ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। अगली जो हेडिंग है आपकी, ये है प्रतिस्पर्धा अवधारणा एवं व्यवहार के रूप में। यानी प्रतिस्पर्धा की अवधारणा आप देखेंगे व्यवहार के रूप में कि प्रतिस्पर्धा हमारे व्यवहार में कैसे विद्यमान है। देखिए बात करें प्रतियोगिता की, तो प्रतियोगिता की जो संकल्पना है ये इस विचार के साथ हमें आगे देखने को मिलती है, आगे बढ़ती चली जाती है कि ये प्रतिस्पर्धा वाली जो चीज़ है वो विश्वव्यापी है और एक नेचुरल चीज़ है, स्वाभाविक है। यानी कि ये हर जगह विद्यमान है और ये विश्वव्यापी हर जगह है ये, और एक नेचुरल ही है। यानी इसमें हम कोई बदल नहीं सकते, फेरबदल नहीं कर सकते, यानी हर जगह ये तो विद्यमान है ही है। यहाँ पर अगर समकालीन समय में इसका विचार देखें तो यहाँ पर कई जगह ये देखने को मिल जाता है कि प्रतिस्पर्धा की भावना जो है हमारा मार्गदर्शन का कार्य नहीं करती है, बल्कि हमारे लिए बाधक साबित होती है। यानी कि प्रतिस्पर्धा हमारे यहाँ के समाज हैं उनमें कहीं ना कहीं ये समझना मुश्किल हो जाता है। कई समाज ऐसे भी हैं कि जहाँ प्रतिस्पर्धा जो है एक मार्गदर्शक ताकत ना होकर बल्कि एक बाधक बन जाती है। बाधक क्यों बन जाती है, इसका एक रीजन ये है क्योंकि जो आपके वर्तमान जो समाज हैं और उन समाजों में आपने स्तरीकरण आपने ऊपर पढ़ा था कि कहीं ना कहीं समाज में स्तरीकरण विद्यमान है। स्तरीकरण विद्यमान होने की वजह से सभी समाज या समाज के सभी वर्गों के लोग एक जैसे पायदान पर नहीं हैं। कहीं ना कहीं हर किसी के पास अपने अपने अवसर हैं, किसी के पास ज़्यादा अवसर हैं, किसी के पास कम अवसर हैं। तो ऐसे में प्रतिस्पर्धा फेयर कैसे मानी जाएगी? ये प्रतिस्पर्धा ऐसे में तो आप समझ सकते हैं, यानी एक व्यक्ति जिसको अवसर बहुत कम मिले हों, दूसरा व्यक्ति जिसको जीवन भर अवसर मिले हों, और उन दोनों के मध्य कंपटीशन करवाई जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो कम अवसरों वाला व्यक्ति है वो पीछे रह जाएगा, यानी पिछले पायदान पर रह जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है, एक दंत कथा दी गई है, और ये दंत कथा एक स्कूल के अध्यापक हैं, स्कूल के अध्यापक को लगाया कि एक कहानी को सुनाने से हमारे बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे। लेकिन वो ये कहानी थोड़ा उल्टा हो गई यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया है, यानी अपने अनुभवों को अपने बच्चों को के साथ शेयर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अफ्रीका बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ देश है, और इनका मानना ये था कि एक प्रतिस्पर्धा हो रही थी, एक स्कूल में एक दौड़ का आयोजन करवाया जाना था। तो इनका मानना ये था कि हम यहाँ अफ्रीका का एग्जाम्पल देंगे तो बच्चे प्रेरित होंगे और लगेगा बच्चों को कि भाई हमें बहुत और तेज दौड़ना चाहिए और आगे जाना चाहिए ताकि हम अफ्रीका से पीछे ना रह जाएं, अफ्रीका से आगे निकल जाएं। लेकिन बच्चों के मन में इस कहानी को लेकर एक डर बैठ गया और इसके बारे में सोचने लग गए। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा ध्यान उस तथ्य की ओर आकर्षित करता है यहाँ पर जहाँ प्रतिस्पर्धा को स्वयं समाजशास्त्री रूप में ना कि स्वाभाविक वृत्ति के रूप में समझाना था। यानी कि यहाँ पर जो हमें प्रतिस्पर्धा समझनी है समाजशास्त्री रूप में समझनी है, स्वाभाविक में नहीं समझनी है। स्वाभाविक रूप से इन्होंने स्वाभाविक रूप से बता दिया कि अफ्रीका के लोग पिछड़े हुए होते हैं, लेकिन ये बच्चे एकदम यहाँ पर ये कहानी जो है कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए एक उल्टा पड़ गई। यानी ये दंत कथा बच्चों को सुनाई गई थी, तो इसकी आशा यही थी अध्यापक की कि बच्चे प्रसन्न होंगे, प्रतिस्पर्धा में विजयी बनेंगे और विजय होने के उपरांत उन्हें चॉकलेट प्राप्त होगी। लेकिन बच्चों के मन में कहीं ना कहीं उत्साह का संचरण नहीं हुआ, वहीं उनके अंदर एक दुश्चिंता का भाव आ गया। यानी उनके बारे में सोचने लगे, अफ्रीका के बारे में सोचने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि वहाँ पर ये जो है पिछड़े हुए हैं, ऐसा क्या कारण है ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं। और ऐसे करके बच्चों के मन में कहीं ना कहीं दुख और बढ़ा दिया। तो ऐसे में आगे एक निष्कर्ष निकाला गया, जांच पड़ताल करने पर ही आगे ये बताया गया कि उनको ऐसे खेल में बिल्कुल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जहाँ पर विजेता हो पराजित हो।
उनको उनको इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। उनका मानना यही है कि हमें ऐसा खेल खेलना ही नहीं है। बनी बच्चों का मन एकदम द्रवित हो गया, बच्चों का मन ये कहानी सुनकर आगे मोटिवेट नहीं हुआ कि आगे बढ़ना है, नहीं, एकदम द्रवित हो उठा कि भाई ऐसा क्या कारण है जो अफ्रीका पिछड़ा हुआ रह गया, अफ्रीका पिछड़ा स्थान है, आप उनसे हमारा कंपेयर कर रहे हो, आप हमें मोटिवेट करने की कोशिश की जगह आपने जो है वो कहानी सुनाई, दुख की कहानी सुनाई है। तो यहाँ पर वही बच्चे सोचने लग गए फिर। तो ऐसे में उनके अंदर एक भाव पैदा हुआ कि हमें ये ऐसा खेल नहीं खेलेंगे जहाँ पर विजेता या पराजित हो। यानी खेल का मतलब क्या होता है? खेल का मतलब होता है आनंद, यानी आप आनंद के लिए खेल खेलते हैं, लेकिन आनंद की जगह आपने यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी ला दी जो कि समाज में प्रतिस्पर्धा का अनुभव करवा रही हैं। तो जिसमें आप देख पा रहे हैं कुछ समूहों को जो है प्रतिस्पर्धा में लाभ मिल पा रहा है, वहीं कुछ जो है वंचित हो जा रहे हैं। यानी मान लीजिए कोई विजेता हुआ उसको तो पुरस्कार मिल गया, और वहीं जो विजेता नहीं हुआ वो समाज के पिछले पायदान पर धकेल दिया गया। तो ऐसे खेल यहाँ पर ये आनंद वाले खेल नहीं माने जाएंगे, यानी कि उनके लिए आनंद वाले खेल नहीं माने जाएंगे। उनके लिए आनंद का विचार आवश्यक तौर पर सहयोग और सामूहिक अनुभव है, ना कि प्रतिस्पर्धा। यानी इन बच्चों के लिए, जो इन बच्चों ने इस कहानी से बिल्कुल भी मोटिवेट नहीं हुए, तो उनका मानना यही है कि भाई हम जो खेल खेल रहे हैं वो एक आनंद के लिए खेल रहे हैं, यानी हमारी आत्म तृप्ति हो। आत्म तृप्ति के साथ साथ हमारा जो है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं हमारा जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, वो भी हो सके। हम इसके लिए खेल खेल रहे हैं। हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं अफ्रीका के बच्चों से, अपने आगे बच्चों से कि अफ्रीका के बच्चे पिछड़े हुए क्यों। हम कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं बच्चों की जो मनोवृत्ति है, मनोवृत्ति ने क्या दर्शाया है। ऐसे ही आपके यहाँ पर जो विचार हैं, यानी ये तो कहानी की बात होगी, आपके प्रतिस्पर्धा वाले विचार हैं। तो प्रतिस्पर्धा वाले विचारों में भी जो शास्त्रीय समाज वैज्ञानिक हैं, जिसमें एमिल दुर्कहाइम और कार्ल मार्क्स दोनों ही हैं, तो इन्होंने आधुनिक समाजों में व्यक्तिवाद और प्रतिस्पर्धा के विकास को एक साथ आधुनिक समाजों में देखा है। व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है कि हम यहाँ पर किसी व्यक्ति को जब ज़्यादा मान्यता दें तो व्यक्तिवाद है। यानी हम आसपास के समाजों को, आसपास के लोगों को मान्यता ना देकर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाओं को ज़्यादा यहाँ पर वरीयता दें, वो उसे व्यक्तिवाद कहते हैं। यानी कि वो बड़ा व्यक्ति है, यानी वो जो पर्सन है वो बहुत बड़ा व्यक्तिवाद है, यानी अपने आप को ज़्यादा वरीयता देता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, व्यक्तिवाद की बात आ जाती हैं। तो यहाँ पर एमिल दुर्कहाइम हो या कार्ल मार्क्स हो, दोनों ही लोगों ने यहाँ पर व्यक्तिवाद को, प्रतिस्पर्धा को एक साथ जोड़कर आधुनिक समाजों में देखा है। जो आपका आधुनिक समाज है, जैसा कि हम लोग पहले भी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि वर्तमान समाज आपका औद्योगिकृत समाज है, और औद्योगिकृत समाज का मतलब यही है कि ये पूंजीवादी समाज है। यानी औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि पूंजीवाद का संचय हुआ है, पूंजीवाद का समाज है ये। तो पूंजीवादी समाजों में ये प्रवृत्ति आपको ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगी, यानी आपको स्वाभाविक रूप से देखने को मिल जाएगी। आधुनिक पूंजीवादी समाज जिस प्रकार से कार्य करते हैं, तो वहाँ पर दोनों जो है एक साथ और सहज रूप में आपको देखने को मिल जाएंगी। जो पूंजीवाद की जो मौलिक मान्यताएं हैं उनमें क्या क्या है? व्यापार का विस्तार करना है, श्रम का विभाजन करना है, विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, या बढ़ती उत्पादकता यानी प्रोडक्शन, लार्ज लेवल पर, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना है। ये सब चीज़ें पूंजीवाद में आ जाती हैं। यानी व्यापार का विस्तार हो, श्रम का विभाजन हो, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ जाती हैं। देखिए यहाँ पर पूंजीवादी लगातार ये तर्क देते हैं कि हम अपनी गुणवत्ता नहीं सुधारेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, पूंजीवाद का विचार, केंद्रीय विचार यही है कि हमें प्रतिस्पर्धा करनी है, प्रतिस्पर्धा करेंगे तो हमारी गुणवत्ता में भी सुधार आएगा, और ऐसे करके जब गुणवत्ता हमारी सुधरेगी तो मार्केट वैल्यू भी हमारे प्रोडक्ट की बढ़ेगी और हमें अधिक से अधिक लाभ बनेगा। यानी प्रतिस्पर्धा की जो विचारधारा है, ये पूंजीवादी की मात्र एक सशक्त विचारधारा है। आप ये देखेंगे कि पूंजीवादी विचारधारा में यहाँ पर जो प्रतिस्पर्धा है, इसकी भावना यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी गई है। आप यहाँ पाएंगे कुछ देशों ने इसके लिए कई सारे लाभ भी कमाए हैं इसको लेकर, जैसे यहाँ पर अमेरिका हुआ। अमेरिका ने भी यही किया। अमेरिका ने क्या किया कि उनके यहाँ प्रतिस्पर्धा के नाम पर उन्होंने पूंजीवाद को, एक तबके ने जो है वहाँ पर अधिकार जमा लिया, पूंजीवाद पर एक तबके ने यहाँ पर अधिकार जमा लिया। भारत में स्थिति यहाँ पर उलट थी। भारत में सभी लोग एक पायदान पर नहीं थे, समाज में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कि हाशिए पर थे। तो ऐसे में यहाँ पर प्रतिस्पर्धा जो थी, प्रतिस्पर्धा की जो भावना थी, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ शुरुआत में कारगर नहीं हो पाई। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि यहाँ पर इन विचारधारा का तर्क ये है कि बाजार इस प्रकार से कार्य करता है कि अधिकतम कार्यकुशलता सुनिश्चित हो सके। अधिकतम कार्यकुशलता कब सुनिश्चित होगी? जब ये चार चीज़ें होंगी, यानी कि जब व्यापार का विस्तार होगा, श्रम विभाजन होगा। श्रम विभाजन का मतलब क्या है? हर कोई अपने अपने अलग अलग रोल निभाएगा। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति प्रोडक्शन में लगा है, प्रोडक्शन में उसकी विशेषज्ञता होनी चाहिए, उसका मतलब वहाँ पर उस फील्ड में मास्टर होना चाहिए, उस फील्ड का। वो ऐसा ना हो कि एक व्यक्ति सारे काम कर रहा है, जैसे पारंपरिक समाजों में होता था कि उत्पादन के सारे काम एक ही व्यक्ति करता था। अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि विभिन्न विभिन्न यूनिटों में काम हो रहे हैं कि भाई रॉ मटेरियल वाले अलग काम कर रहे हैं,
उसका फिनिशिंग करना है वो अलग काम कर रहे हैं, उसमें जो भी उसमें जो यंत्र वगैरह लगाने हैं वो काम अलग हो रहा है, फाइनल टेस्टिंग अलग हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे विशेषीकरण हो गया है, हर चीज़ का यहाँ पर विशेषज्ञ मौजूद हैं। तो यहाँ पर यही बात लगातार बात कही जा रही है। जो पूंजीवादी समाज है ये लगातार यहाँ पर ये सुनिश्चित करता है कि हम यहाँ पर बेहतर जो है, यानी कि आप प्रतिस्पर्धा में आप ये देखेंगे, ये प्रतिस्पर्धा यही लगातार सुनिश्चित करती है कि अधिकतम अंक पाने वाला अच्छी नौकरी पाए, अच्छा रोजगार उसे मिले। यानी कहने का मतलब क्या है, प्रतिस्पर्धा की जो वर्तमान भावना है वहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस जो दी गई है वो बेहतरीन बनने को दी गई है। अपनी जो क्वालिटी है, क्वालिटी पर ज़्यादा फोकस दिया गया है कि आप में गुणवत्ता होनी चाहिए, आप दूसरों से बेहतर होना चाहिए, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे। ये बार बार ये बात दोहरा रही है। अब आगे जो संघर्षवादी हैं वो किस नज़रिए से देखेंगे वो भी हम देखेंगे। यानी कि यहाँ पर इन सभी स्थितियों में आप देखेंगे बेहतरीन होना सबसे बड़ा भौतिक पुरस्कार सुनिश्चित करता है। यहाँ पर आगे हम देखेंगे, यहाँ पर यानी कि आप भी देखेंगे कि मनुष्य जो है कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धक है, यानी कि मनुष्य शुरुआत से ही स्वभाव से प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। लेकिन प्रतिस्पर्धा का जन्म जो क्योंकि पूंजीवाद में हुआ है, तो पूंजीवादी वाली प्रतिस्पर्धा कहीं ना कहीं मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा से बिल्कुल उलट है, अलग है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आपका मनुष्य है, मनुष्य की प्रतिस्पर्धा को हमें देखने के लिए मनुष्य के हमें सामाजिक पायदान को भी देखना होगा, सामाजिक स्तर को भी देखना होगा, तभी प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित कर पाएगा वो। अब देखिए, एक व्यक्ति, जैसे एक मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति किसी पूंजीवादी के घर में या फिर किसी बिजनेसमैन के घर में जन्म लेता है और एक व्यक्ति जो है कहीं किसी गरीब किसान के घर में जन्म लेता है, और आप ये कहें कि दोनों का स्तर जो है, दोनों के जो अवसरों की समानता है समान हो जाए या प्रतिस्पर्धा दोनों के मध्य एक बराबर की हो जाए, नहीं हो सकती है। ऑब्वियसली बात नहीं हो सकती है। जो व्यक्ति बिजनेसमैन के घर जन्म लिया है उसे बेहतर अवसर मिले होंगे, उसने अच्छी शिक्षा भी ग्रहण की होगी, सामाजिक स्तर भी उसका ऊंचा होगा, ज्ञान भी आपको अगर आप देखेंगे ज्ञान, तो आपको जो ज्ञान के लिए संघर्ष करना पड़ा है उसको उतना संघर्ष नहीं करना पड़ा है, इजीली मिल गया है। तो आप वो सब चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे प्रतिस्पर्धा बाद में आपकी ओर से करवाई जाए तो क्या यहाँ पर समान निष्कर्ष या समान रिजल्ट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ऑब्वियसली बात है, ये व्यक्ति विजेता बन जाएगा, पुरस्कार हासिल कर लेगा और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हीन समझेंगे। तो कहीं ना कहीं एक संघर्ष की स्थिति कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाएगी। ये प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं, हमारे मध्य एक संघर्ष क्रिएट कर दिया, हमें ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ आपके समाजशास्त्री हैं, जैसे यहाँ पर जे.एस. मिल है, तो इन्होंने भी यहाँ पर ये माना है, साफ करके ये माना है कि जे.एस. मिल ने भी यहाँ पर कि प्रतिस्पर्धा जो है वो लगातार नुकसानदायक होती है। प्रतिस्पर्धा का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव नहीं होता है बल्कि नुकसानदायक होता है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आधुनिक प्रतिस्पर्धा का जो विवेचन इन्होंने किया है, ये प्रत्येक की लड़ाई प्रत्येक के खिलाफ है, लेकिन साथ ही ये सबके लिए लड़ाई है। इनका ऐसा मानना है कि प्रत्येक की लड़ाई प्रत्येक के खिलाफ है और ये सबके लिए लड़ाई ही की जैसी ही है प्रतिस्पर्धा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा वर्तमान वाली जो है पूंजीवाद वाली प्रतिस्पर्धा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अमेरिका के बारे में बताया गया है। जैसे प्रतिस्पर्धा में क्या है कि आप देखेंगे प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं 19वीं सदी में मुक्त व्यापार वाली नीति को लेकर आई है। ये मुक्त व्यापार का मतलब क्या है कि यहाँ पर व्यापारियों का नियंत्रण होगा, जो बेटर होगा वही मार्केट में टिकेगा। यहाँ पे गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि मान लीजिए किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पे दाम बढ़ा दिए तो इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी कि हमारे दाम क्यों बढ़ गए। कंपनी के पास जवाब है, कंपनी के पास साफ साफ जवाब ये है कि हमारे प्रोडक्ट की गुणवत्ता है, इसलिए हमने दाम बढ़ा दिए। यानी मुक्त व्यापार हो गया एक तरह से। लेकिन भारत में ऐसा मॉडल नहीं अपनाया। हमने बुनियादी चीज़ों को जो है प्रतिस्पर्धा के दायरे से बाहर रखा है। यानी बुनियादी चीज़ों का जो मूल्य है वो सरकार एक पैमाना तय करती है, उस पैमाने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार को पता है कि भारत में ऐसा नहीं है। अगर ओपन छोड़ दें, ओपन का मतलब क्या है, अगर हम ओपन जो आपकी आटा वाली कंपनियां हैं उनको अगर ओपन छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो कोई तो बेचेगा 100 रुपये किलो आटा बेचेगा, कोई ये कहेगा कि भाई हमने तो जो आटा जो है हिमालय की चक्की से पिसवाया है, कोई कहेगा हमने फलानी जगह की चक्की जो है वहाँ से पिसवाया है, फलानी जगह का गेहूँ लेकर आए हैं हम। इस तरह की बातें बनाकर लोग बेचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो मध्यम वर्ग की जो गरीब तबका है वो तो खरीद ही नहीं पाएगा, ले ही नहीं पाएगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखते हुए यहाँ पर बताया गया है कि प्रतिस्पर्धा को हमने कैसे बैलेंस किया है और कुछ देशों में प्रतिस्पर्धा को कैसे बढ़ाया है, और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की वजह से वहाँ पर पूंजीवाद का भी विकास हुआ है। तो आप देखेंगे जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है ये अत्यंत तीव्र गति से इसका ने विकास किया है और वहाँ प्रतिस्पर्धा की अधिकतम उपस्थिति के गुण के रूप में हमें ये देखा जा सकता है। यानी कि जिस तरह से अमेरिका की जो इकोनॉमी बढ़ी है तो वो वास्तव में प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम है, मुक्त व्यापार का ही परिणाम है, जिसमें कि सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया है। इसलिए आप देखेंगे कि भाई लगातार ये जो है यहाँ पर आप देखेंगे ये लोग प्रतिस्पर्धा की वजह से पूंजीवादी लोग बनते चले गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो प्रतिस्पर्धा के दायरे में या प्रतियोगी भावना की जो तीव्रता है, यहाँ पर
इसकी वजह से विभिन्न जो समाज हैं आपके, इनमें आर्थिक विकास की दर के साथ साथ सकारात्मक संबंध जो होते हैं उनमें भी कठिनाई महसूस की जाती है, उनमें भी कहीं ना कहीं खटास आ जाती है, उनमें सामाजिक संबंधों में कहीं ना कहीं दरार आ जाती है। ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अब यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था और पहले भी मैंने एग्जांपल दिया था बिजनेसमैन वाला, एक गरीब किसान के बच्चे वाला, वही बात यहाँ पर बार बार निकल कर आ रही है कि यह विचारधारा हम मानकर चलते हैं कि व्यक्ति बराबरी के स्तर पर प्रतिस्पर्धा करता है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के लिए परिस्थिति, स्टेटस, शिक्षा, रोजगार या प्रतिस्पर्धा हेतु समान संसाधन रहते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि समाज स्तरीकृत है। तो समाज स्तरीकृत होने की वजह से क्या है कि सभी लोग कहीं ना कहीं आप देखेंगे सभी को अवसर एक जैसे नहीं मिले हैं, और ऐसे में आप देखेंगे कि संघर्ष का भाव एक पैदा हो जाता है। जैसे आप देखें संघर्ष का भाव, अब संघर्ष और सहयोग की भावना है, इनमें टकराव कैसे होता है वो भी हम देखेंगे, प्रतिस्पर्धा कैसे संघर्ष को जन्म देती है वो हम अब यहाँ पर देखेंगे। संघर्ष शब्द का आपका जो अर्थ है उसका मतलब है हितों में टकराव, यानी आपके जो भी हित हैं उसमें टकराव होना यहाँ पर एक तरह से संघर्ष पैदा करता है। सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि जो संसाधनों की कमी है ये समाज में एक संघर्ष उत्पन्न करती है, क्योंकि संसाधनों की कमी होने पर क्या करता है, हर वर्ग यहाँ पर उन पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। तो ऐसे करके आप देखेंगे प्रत्येक समूह में यहाँ पर संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। आप इन सब के बारे में तो पहले से अवगत हैं कि समाज में कौन कौन सा स्तरों पर कौन कौन से समूह मौजूद हैं। जैसे आप देखेंगे समाज का अगर स्तरीकरण करते हैं तो हमें जाति, जनजाति, लिंग, इन सब के आधार पर हमें समूह देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं संसाधनों को कब्जाने में, संसाधनों पर अपना कब्जा करने के लिए संघर्ष करते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करें कि समाजशास्त्री बार बार ये इस ओर ध्यान आकर्षित करवाते हैं। इनका कहना ये है कि सामाजिक विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं इनमें संघर्ष की प्रकृति जो है और स्वरूप ये बदलते रहते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ, आपके जो प्राचीन समाज हैं, प्राचीन समाज अगर हम बात करें अपने इतिहास के संदर्भ में जाते हैं, थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं तो आपने देखा होगा इतिहास में पहले गायों के लिए युद्ध हुए हैं, यानी गायों को पाने के लिए युद्ध होते थे इतिहास में। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, आप संघर्ष की जो प्रकृति है वो चेंज देख रहे हैं। अब जो प्रकृति क्या है, जो खनिज संसाधन है, खनिज संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यानी जहाँ जहाँ पर खनिज संसाधन मौजूद हैं, सरकारें हों, तमाम कंपनियां हों, वो अपनी वहाँ पर निगाह गड़ाए हुए हैं, वो अपनी निगाह वहाँ पर बनाए हुए हैं। उनका मानना ये कि ये कैसे भी हमें मिलने चाहिए। तो यानी कि आप देखेंगे अगर पूरे समाज का अध्ययन करें और पूरा आरंभिक समय से अध्ययन करें तो आप देखेंगे कैसे करके जो प्रकृति है संघर्ष की वो बदल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन या लोकतांत्रिक अधिकारों पर जो सुविधा वंचित यहाँ पर या फिर भेदभाव का सामना कर रहे लोग हैं, ये भी समूह जो है ये हक जताने के लिए संघर्ष वगैरह जो है कर रहे हैं। यानी तमाम ऐसे समूह हैं लोकतांत्रिक देशों में जो कि सुविधा वंचित हैं, बुनियादी सुविधाओं से इन्हें दूर रखा गया है या बुनियादी सुविधाओं का लाभ इन्हें नहीं मिल पाया है, तो ये भी उन सुविधाओं पर जो हक जताने के लिए संघर्षों का सामना कर रहे हैं। तो ऐसे करके लोकतांत्रिक देशों में भी यहाँ पर आपको संघर्ष देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं संघर्ष की। देखिए संघर्ष की स्थिति यहाँ बताई गई है कि नए और पुराने के बीच भी संघर्ष आज भी बने हुए हैं। आज भी विकासशील देशों में आप संघर्ष आपको देखने को मिलेंगे। प्राचीन प्रणाली जो है भले ही नवीन ताकतों का मुकाबला नहीं कर पा रही हो, यानी कि लोगों की जो नवीन आशाएं आकांक्षाएं हैं वो प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रही हो, लेकिन ये नहीं है कि पुरानी प्रणाली बिल्कुल बेकार है। यानी कि आज भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति से कहीं कहीं बहस हो रही है, विभ्रांति क्रिएट हो रही है, मतभेद यानी कि विसंगतियां, कई मौकों पर यहाँ पर खून खराबे भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर समाजशास्त्रियों का मानना ये है कि इसके लिए यह बेहद आवश्यक होता है कि वे अपने पुराने अच्छे दिनों को याद करें। पुराने अच्छे दिनों को याद करेंगे तो संघर्ष रुक जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो आज से पुराने समय में, आज से 20 साल पहले जिसकी जो सामाजिक अवस्था थी, सामाजिक अवस्था में मान लीजिए गरीब था और अब वो अचानक से उसके पास पैसा आ गया है, बहुत ज़्यादा धनाढ्य हो गया है, तो अगर संघर्ष की स्थिति कहीं क्रिएट हो जाए तो वो क्या करे, अपने पुराने दिनों को याद कर ले और ऐसे करके अपने आप को आत्मसंतुष्टि कर ले कि हाँ भाई पहले के समय में हम भी तो रहे थे ऐसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये इस तरह का तर्क यहाँ पे सुझा रहे हैं, लेकिन इस तरह के तर्क जो है समाज में ये काम नहीं करते हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। अगर हम देखें यहाँ पर आपको भारत में आपको देखने को मिलेंगे हमारे यहाँ जो संघर्ष हैं, खास करके भूमि संसाधनों को लेकर संघर्ष हुए हैं और भूमि संसाधनों को लेकर जो संघर्ष हुए हैं उनकी प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे तमाम कृषक आंदोलन यहाँ पर उठ खड़े हुए हैं।
यहाँ पर बताया गया है कि आंदोलन की अनुपस्थिति ये नहीं दर्शाती है कि संघर्ष नहीं है। कई बार ये होता है, नहीं आप अगर ये सोचते हैं कि आंदोलन हो रहा है तो इसका मतलब ये संघर्ष हो रहा है, नहीं। कई बार ये भी होता है कि कुछ लोग डर की वजह से आंदोलन करना नहीं चाहते या संगठित नहीं होते हैं तो आंदोलन नहीं कर पाते, लेकिन संघर्ष वहां पर भी होता है। जैसे आप पुराने समय में देखेंगे, आज़ादी से पहले जब भूमि संसाधनों पर आपके जो जमींदार वगैरह इन सबका कब्जा था, अंग्रेजी प्रशासन के अधीन थी भूमि, तब भी संघर्ष थे वहां पे। कुछ कुछ जगहों पर लोग जो थे, संघर्ष को लोगों ने जो मुखर रूप से सामने लाए हैं, कुछ कुछ जगहों पर संघर्ष दब गए हैं, लेकिन संघर्ष वहां पर भी थे। संघर्ष ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं हुआ तो संघर्ष नहीं थे, संघर्ष वहां पर भी है। तो ये सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी बताई हैं, परिवार के बारे में देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपकी सामाजिकरण की प्रथम इकाई जो है आपकी परिवार ही है। तो परिवार में भी आपको, परिवार या घर में भी संघर्ष देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर संघर्ष आपको जो है भूमि आधारित संघर्ष देखने को मिलते हैं। यानी पारंपरिक तौर पर परिवार में हमें यही सिखाया जाता है कि हम नैतिक रूप से सामंजस्यपूर्ण बने हैं। सामंजस्य का मतलब क्या है? मिलजुल कर हम अपना वहाँ पर काम निकालें, मिलजुल कर अपनी सबकी बात माने, यानी सामंजस्यपूर्ण इकाई के रूप में हम दिखाते हैं। यहाँ पर मनुष्य को यहाँ पर लगातार परोपकारिता का यानी परार्थवाद का जो आचरण करना चाहिए, नैतिक आचरण यहाँ पे पेश करना चाहिए, ये बार बार दिखाया जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि परिवार में अगर आप एक परिवार का अंग हैं तो परिवार के जो मानक हैं उन मानकों से ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए, उन मानकों का आपको पालन करना चाहिए। तो संघर्ष की स्थिति क्रिएट वहां पर नहीं होगी। यहाँ पर बार बार यही कहा जा रहा है। जैसे अब आप देखते होंगे वर्तमान समय में जो महिला जो आपके हैं, महिला यानी नारीवादी उत्थान वाले हैं, ये लगातार महिलाओं की बात को लेकर मुखर कर रहे हैं, लगातार महिलाओं की बात को सामने रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पिछले 3 दशकों से जो महिलावादी विश्लेषकों द्वारा इन सब पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि भाई कैसे सामंजस्य कर लें। यानी महिलाएं सदियों से सामंजस्य करती आ रही हैं, क्या वर्तमान जो लोकतांत्रिक देश में भी अब भी सामंजस्य करें? तो इस तरह के यहाँ पर तर्क भी दिए गए हैं, महिलाओं के द्वारा अपने अपने अध्ययन भी किए गए हैं। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, इन संघर्षों को प्रत्यक्ष रूप से हम संप्रेषित नहीं किया जाता है। यह देखा गया है कि मध्य वर्ग, अधीनस्थ वर्ग, चाहे घर में महिलाएं हों या कृषक समाज में हों या किसान हों, ये संघर्षों में समायोजन कर लेते हैं और सहयोग पाने के लिए व्यक्ति और समूह विभिन्न प्रकार की रणनीति बनाते हैं। यानी क्या करते हैं, ये संघर्षों के साथ समायोजन कर लेते हैं। यानी महिलाएं हैं, मानते हैं महिलाओं को अधिकार संविधान ने दे दिए हों, लेकिन घर परिवार में उन्हें अधिकार आज भी नहीं मिले हैं, आज भी उनकी वैल्यू जो है पुरुषों से कम ही है। तो क्या करती हैं महिलाएं? कहीं ना कहीं एक समायोजन कर लेती हैं कि कोई बात नहीं, जैसा है चल रहा है, सही है। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर हम वही सब चीज़ें कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ को छोड़ देती हैं कि हमें आगे नहीं बढ़ना है, लेकिन रणनीति बनाती हैं। रणनीति कैसे बनाती हैं? यानी आपने देखा होगा टीवी वगैरह में विज्ञापन वगैरह आते हैं, दूरदर्शन पर एक विज्ञापन भी आता था कि एक अगर स्त्री पढ़ेगी तो 7 पीढ़ियाँ तरेंगी। यानी कि एक स्त्री अगर एक लड़की पढ़ जाती है, 7 पीढ़ियाँ, कहा जाता है जन्म, यानी हमारे यहाँ जो पुनर्जन्म वगैरह की मान्यता भी हमारे समाज में प्रचलित है, तो कहा जाता है ऐसा। तो वहीं यहाँ पर यानी एक माँ अगर पढ़ी लिखी होती है तो उसके बच्चे भी अच्छे खासे होते हैं, क्योंकि दुनिया की पहली शिक्षक जो है वो माँ ही मानी गई है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए कुछ महिलाओं को खुद को ये अधिकार नहीं मिल पाए तो वो क्या करती हैं, वो ये सोचती हैं कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, इन्हें अच्छे हम संस्कार देंगे तो कहीं ना कहीं ये बच्चे अपने अधिकारों को प्राप्त कर लेंगे, इनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होगा। चलिए, हमारी ज़िंदगी तो जैसे भी कट गई हो, हमारी ज़िंदगी तो यहाँ पर घर में कैसे भी निकल गई हो, केवल किचन में ही बर्तन धोने में निकल गई हो, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे नहीं बनेंगे। इस तरह से आप देखा होगा आपकी माएँ वगैरह हैं जो ये रणनीति बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं है कि ये लोग रणनीति नहीं बनाते, सोचते नहीं, ये भी सोचते हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समाजशास्त्री प्रश्नात्मक परंपरा को ध्यान में रखते हुए ये मान लेते हैं कि यहाँ पर जो आपने जो परीक्षण किए हैं, ये आपने सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, इन सब प्रक्रियाओं की यहाँ पर आपने आलोचनात्मक रूप से यहाँ पर जांच की है। आलोचनात्मक का मतलब क्या है? हमने इन सब पर एक गहन विचार विमर्श किया है, तब उस विचार के उपरांत हम यहाँ पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। वास्तव में ये चैप्टर जो था आपका नोट करने से ज़्यादा केवल सोचने समझने लायक था कि भाई यहाँ पर मेन की पॉइंट्स आपके यहाँ पर क्या क्या हैं, वो आपने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। ऐसे करके आपका यहाँ पर चैप्टर ये कवर कंप्लीट हो जाता है। अब हम पार्ट इसका 2 हमने कवर कर लिया है। अब आपको अगला चैप्टर